Greetings to everyone. I hope you are well with your families in this pandemic time. Today we are going to start our next topic of second unit. Last one was the most important, Maxwell-Boltzmann distribution law, or Maxwell-Boltzmann statistics for the distribution of energy. So today we are going to discuss बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स. जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, 3 तरह की स्टैटिस्टिक्स थी. एमबी को हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है. और आज हम बोस-आइंस्टाइन को डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी. तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. क्योंकि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स थी दैट वाज क्लासिकल वे, क्लासिकल के ऊपर बेस थी आपकी. लेकिन अब हम बोस-आइंस्टाइन और फर्मी डायराक को डिस्कस करेंगे, तो वो हमारी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है. 2 तरह की हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को. जो हमारी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, वी है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. एक आपका क्लासिकल था और दूसरा है आपका क्वांटम, ठीक है. इस क्वांटम के फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी ये, बोस-आइंस्टीन एंड देन एफडी, फर्मी डायराक. और इसका एक पार्ट था हमारा, दैट इज मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन, ठीक है. तो आज हम ये देखना चाहते हैं कि हमें क्वांटम की ज़रूरत क्यों पड़ी स्टैटिस्टिक्स में. क्योंकि अब तक हमारा काम क्लासिकल या मैक्सवेल से चलता आ रहा था, तो अब हमें इसकी इन्वॉल्वमेंट करनी है. एक्चुअल में जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है आपकी, ठीक है, जो भी क्लासिकल है, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स ये सिंपली इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है. और ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी, कैन नॉट एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, जो भी हम डिस्कस करेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर, etc. could not be explained by the classical statistics. तो इसलिए हमें इसको छोड़ना पड़ा था, इसको विड्रॉ करना पड़ा था. हालांकि मेजर यानी कि मैक्रो पार्टिकल्स के ऊपर जहां हम डिस्टिंग्विशेबल लेकर के चलते हैं, वहाँ ये एप्लीकेबल भी थी, सब रिजल्ट हमारे ठीक ठाक थे. लेकिन जैसे जैसे हम इसको स्टडी करते गए, तो इन एक्सपेरिमेंट्स पर, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर और स्पेसिफिक हीट लो टेम्परेचर पर, ये मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन फेलियर हो गई. तो इसी फेलियर की वजह से हमें इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा किसका, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का. तो अब हम धीरे धीरे क्वांटम की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इसकी क्या कमियां रह गई थी जिसकी वजह से हमें क्वांटम को और ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट करना पड़ा, ठीक है. लिमिटेशंस ऑफ, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये एग्ज़ाम में भी कई बार आ चुका है, बट आर लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल या मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है. अब जब ये लिमिटेशंस जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम इसको क्वांटम के साथ सेटिस्फाई करते चले जाएंगे. यानी कि इसकी लिमिटेशन क्वांटम ने इम्प्रूव करके, मॉडिफाई करके उसको सेटिस्फाई कर दिया था, ठीक है. सबसे पहला जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स थी, वो क्लासिकल और मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो भी थी,
was able to explain these phenomena of an ideal gas with fair degree of accuracy, ठीक है। और कौन से फिनोमेनन थे? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वाज एबल टू एक्सप्लेन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ हम मेंशन करना चाहते हैं फिनोमेनन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये फिनोमेनन कह लो आप इसको, ठीक है। एनर्जी भी कह सकते हैं साथ में इसके। ये जो फिनोमेनन है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस के लिए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ सक्सेसफुल थी ये, ठीक है। लेकिन ये फेलियर कहाँ हुई? बट दिस कॉन्सेप्ट was failed to explain the observed energy, एक तरीके से distribution of electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन ये कॉन्सेप्ट नहीं कर सके थे, यानी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या क्लासिकल मॉलिक्यूल्स तक तो फिक्स था, ठीक था, एक्यूरेसी अच्छी दे रहा था। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स की बात आई, यानी कि जिससे मॉलिक्यूल बना होता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मॉलिक्यूल नहीं है किसी भी सब्सटेंस का। जब हम किसी सब्सटेंस की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल में या एटम के अंदर डिवाइड करते हैं हम उसको। लेकिन ये एटम भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के थ्रू बना है। तो जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट जब आया माइंड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट को एनर्जी के बेस पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सेटिस्फाई नहीं कर सका, इसको एक्सप्लेन करने के लिए फेल हो गया, ठीक है। और जो हमारा जो है एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दैट ऑफ फोटोन भी उसमें एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, इट इज़ फेल्ड टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व्ड एनर्जी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। एंड जब फोटोन की बात आई, एट दैट ऑफ फोटोन्स इन फोटोन गैस, तो इलेक्ट्रॉन गैस में इलेक्ट्रॉन और फोटोन गैस में फोटोन के कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी चीज, आल्सो नॉट एप्लीकेबल if temperature is sufficient low, ये इसकी फर्स्ट ड्रॉबैक है, ठीक है। इसको मैंने लाइन में भी लिख दिया है एक तरीके से, और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी और एनर्जी को फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तक कैलकुलेट कर सकता था। लेकिन जब मॉलिक्यूल्स के बाद, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन की बात आई तो ये इलेक्ट्रॉन को कॉन्सेप्ट में फेलियर हो गए, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में। ऐसे ही जब फोटॉन्स की बात आई तो फोटोन गैस में फोटॉन्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका। दूसरी चीज़, अगर टेम्परेचर सफिशिएंट लो हो जाए तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सेकंड, इसकी डीमेरिट देखते हैं अब क्या है। जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है
in classical statistics, we are free to make size of cell size as small as possible. हम इसका साइज कितना भी छोटा दे सकते हैं, as small as possible या as requirement कर सकते हैं, ठीक है। जितनी हमारी डिज़ायर है, रिक्वायरमेंट है, उतना हम इस साइज़ को स्मॉल कर सकते हैं। अगर हम इसके साइज़ को स्मॉल कर देंगे तो जो नंबर ऑफ सेल हैं, देयरफॉर द नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, GI, ठीक है। किसी कंपार्टमेंट में, इन द कंपार्टमेंट ऑफ फेज स्पेस can be made very large, ठीक है। कहने का मतलब ये कि अगर हम छोटा सा स्पेस लेते हैं, उसके अंदर कोई हमने कंपार्टमेंट ले लिया, ये कंपार्टमेंट, तो इस कंपार्टमेंट के अंदर जैसे ये कंपार्टमेंट हो गया, तो इसमें सेल्स का साइज बहुत छोटा ले सकते हैं, बहुत छोटे इन द सेंस इतना छोटा कि एक छोटे से कंपार्टमेंट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कैन बी ऑक्यूपाई। और जब इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कैन बी ऑक्यूपाई, देन it can be much greater than the then it can be made very large, ठीक है। क्योंकि जब हम GI नंबर ऑफ सेल्स को बहुत छोटा ले रहे हैं तो इनका साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है, और इतना ज़्यादा लार्ज हो सकता है that can be greater than the number of particles, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी ज़्यादा हो सकता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल से भी ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब ये है कि NI नंबर ऑफ पार्टिकल और GI नंबर ऑफ सेल्स, अगर ये बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और इसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स। और जब इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि सेल का साइज हम बहुत छोटा ले सकते हैं और एक कंपार्टमेंट में लार्ज नंबर आ सकते हैं। जब इतना हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़े रह गए, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हो गए, यानी कि कमरे ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स कम रह गए। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इससे ये पॉसिबिलिटी बनती है कि जो प्रोबेबिलिटी है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी, ऑफ सेल कंटेनिंग 2 or more पार्टिकल्स, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ cell containing 2 or more particle is negligible, यानी कि जब NI से GI ज़्यादा हो गई, ये बहुत ज़्यादा हैं, तो एक सेल के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल हो गई, क्योंकि सब यूँ चाहेंगे कि एक में रहें, हम अकेले रहें, ठीक है। जब अकेले होंगे तो 2 तो होने ही नहीं, और इससे ज़्यादा नहीं होने बिल्कुल, तो इसका मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। और जब इनकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल हो गई, यानी कि एक सेल के अंदर एक ही पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है एक तरीके से, या फिर वो खाली ही है, तो जब वो एक पार्टिकल एक सेल के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अब डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है। देयरफॉर द पार्टिकल कैन बी ट्रीटेड डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल है। सो
द क्लासिकल इज एप्लीकेबल. Classical is applicable. In fact, identical particles cannot be distinguished from each other. ठीक है. अब कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर, हमने ये देखा कि GI ज़्यादा थे, नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, तो इसके हिसाब से एक सेल के अंदर एक आ सकता है, दो या दो से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी 0 है, नेग्लिजिबल है. जब ऐसा है तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल एक तरीके से डिस्टिंग्विशेबल है, पहचाना जा सकता है, डिस्टिंग्विशेबल. और जब पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन क्लासिकल एक और बात कहती है कि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल के साथ साथ आइडेंटिकल भी है. जब पार्टिकल आइडेंटिकल हो गया, ठीक है, और डिस्टिंग्विशेबल भी हो रहा है, लेकिन जब पार्टिकल आइडेंटिकल है और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स के अंदर एक ही आ सकता है, तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को आइडेंटिकल कहना इम्पॉसिबल हो गया. Therefore, they must be considered as indistinguishable. तो वो कैसे होने चाहिए, हिसाब से इनडिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए. यानी कहने का एक और मतलब ये कि 1 रुपए के सिक्के हैं हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, सभी एक एक के हैं, सभी सारे के सारे थाउजेंड्स में लगा लो, और उन सब को हमने एक एक सेल्स के अंदर रख दिया है, एक एक में, ठीक है. अब एक को उठाकर दूसरे की जगह दूसरा रख दिया. वैसे कहने को तो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जब वो आइडेंटिकल ही हो गए, तो वो इनडिस्टिंग्विशेबल भी है. किसी सिक्के को उठाकर कहीं पर रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है. Therefore we can say that classical is explained to all these things कि पार्टिकल आइडेंटिकल है तो वो डिस्टिंग्विशेबल तो हो, लेकिन जब वो आइडेंटिकल ही हो गया तो अकॉर्डिंग टू दिस दैट शुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल आल्सो. ठीक है. नंबर 3, हमने सेल का साइज एज स्मॉल एज पॉसिबल कंसिडर किया था, ठीक है, लेकिन क्लासिकल के साथ साथ हम क्वांटम को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो जो क्वांटम है उसमें सेल का साइज छोटा नहीं हो सकता H0 से. द मिनिमम साइज ऑफ सेल in a phase space is h³. ठीक है. So that the number of cells GI is limited by value H0³. हम बात कर रहे थे कि जो नंबर ऑफ सेल्स GI है वो लिमिटेड होंगे कितने, H0³ की. और जब ये H0³ होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि Ni और GI नंबर ऑफ पार्टिकल्स और सेल्स का रेशो कैन नॉट बी मेड वेरी स्मॉल, क्लासिकल में हम इसको बहुत स्मॉल ले सकते हैं क्योंकि GI बहुत लार्ज हो सकते हैं, इसका साइज़ बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन क्वांटम के अकॉर्डिंग इसका साइज़ H0³ से लेस ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है. तो जब ये इससे ग्रेटर होगा तो इसका जो रेशो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता, और जब इसका
रेशो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। और अगर हम व्हेन Ni/Gi इज़ ऑर्डर ऑफ यूनिटी, अगर हम इसको यूनिटी मान ले, मतलब एक सेल के अंदर एक पार्टिकल, एक सेल में एक पार्टिकल, तो ऑर्डर क्या हो गया, लगभग यूनिटी हो गया। देन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी, देन द पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल कैसे नहीं होंगे, डिस्टिंग्विशेबल नहीं होने वाले, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्लासिकल पर अप्लाई नहीं होती। दस क्लासिकल कैन नॉट अप्लाइड दिस थिंग्स, कैन नॉट अप्लाइड दिस सच केस, ठीक है। ये तो बात हुई किस चीज़ की, कि क्लासिकल कहाँ कहाँ पर फेलियर हो गया। और फिर कॉन्सेप्ट किसका आया था, क्वांटम का कॉन्सेप्ट आया। तो 3 जगह हमने देखा कि वहाँ पर क्लासिकल फेल हो गया। सबसे पहली चीज़ तो जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल्स की बजाय इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका, सेल का साइज़ इतना छोटा लेते हैं तो वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं हो सकते एक तरीके से, क्योंकि वो आइडेंटिकल भी हैं। और नेचर के ऊपर सभी पर ये चीज़ एप्लीकेबल है, ठीक है, कि हम मिनिमम किसी भी चीज़ को एक लिमिट तक ले सकते हैं। तो हम क्वांटम के हिसाब से इसका साइज़ इससे छोटा नहीं ले सकते, इससे बड़ा होना चाहिए। तो दैट शुड, अगर हम इसको यूनिटी लेकर के चले कि भाई एक सेल में एक ही पार्टिकल, तो एक सेल में एक पार्टिकल, तो पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा वहाँ, ठीक है। एक सेल में एक ही पार्टिकल है तो डालना ही पड़ेगा वो पार्टिकल, तो जब वो पार्टिकल डालना पड़ेगा तो वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। और इसके हिसाब से ये क्लासिकल पर एप्लीकेबल भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्वांटम आई थी इसके बाद, और क्वांटम को सबसे पहले हमने 2 पार्ट में डिस्कस करना है, एक तो बोस आइंस्टीन और दूसरा आपका फर्मी डिराक। तो 1924 में, ठीक है, बोस, जेसी बोस, इंडियन साइंटिस्ट, ने डिडक्शन की थी प्लैंक रेडिएशंस लॉ से, ठीक है, विच इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द क्लासिकल लॉ, ठीक है। इसने बोस ने कुछ जो हैं स्टैटिस्टिकल, प्योरली स्टैटिस्टिकल रीजनिंग्स डिडक्ट की थी, डिडक्शन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ बाय स्टैटिस्टिकल रीजनिंग, ठीक है। इसके साथ साथ आइंस्टाइन ने भी जो है प्रैक्टिकली द सेम प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग, आल्सो यूज्ड प्रैक्टिकली सेम प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग स्टैटिस्टिकल रीजनिंग। तो इन दोनों ने मिलकर जो बनाया बोस और आइंस्टाइन ने, दैट बिकम्स बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ऐसे ही फर्मी और डिराक ने, फर्मी एंड डिराक, ठीक है, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था, इंडिपेंडेंटली, एक साथ नहीं किया, इन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया, लेकिन दोनों का काम एक ही था। और साथ में दे सजेस्टेड पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल विद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और इसी पर इन्होंने जो स्टैटिस्टिक्स बनाई, दैट बिकम एफडी स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। जो पार्टिकल बोस आइंस्टाइन में पढ़े जाते हैं उनको बोसॉन्स का नाम देते हैं, और जो फर्मी डिराक में उन्हें फर्मियंस का नाम देते हैं, ठीक है। बोसॉन्स जो बोस आइंस्टाइन को ओबे करते हैं, और फर्मियंस जो
एफडी को ओबे करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं।